गाजा के लिए निकला एक मानवीय मिशन अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र बन गया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला सुरक्षा और सही सलामत गाजा तक पहुंच जाए, उसके लिए तमाम देश न सिर्फ आगे आए हैं बल्कि उनकी मदद भी कर रहे हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में गाजा की ओर बढ़ रही ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अब संकट में भी है। राहत सामग्री और डॉक्टर्स कार्यकर्ताओं से भरी यह फ्लोटिला इटली, स्पेन के बाद अब तुर्की के सैन्य ड्रोन की निगरानी में है। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा से पुष्टि हुई है कि बायरक्तार, अकिंची और TB2 जैसे अत्याधुनिक ड्रोन इस फ्लोटिला के ऊपर गश्त कर रहे हैं। दरअसल पहले कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कुछ ड्रोन ने फ्लोटिला के बेहद करीब आकर चेतावनी जैसे मूवमेंट किए, जिन्हें संभावित हमला माना जा रहा है। इसी की वजह से तुर्की आगे आया और उसने फ्लोटिला को सुरक्षा देने की सोची। फ्लोटिला पर सवार लोगों का कहना है कि हम केवल मानवीय मदद ले जा रहे हैं, अगर हम पर हमला होता है तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। इस फ्लोटिला का हिस्सा कई यूरोपीय देशों के नागरिक भी हैं, जिनमें स्पेन और इटली के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों देशों ने अपने अपने युद्धपोत इलाकों में भेज दिए हैं। इटली के नौसेना अधिकारियों का कहना है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इस मिशन को मानवीय सहायता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सुरक्षा खतरे के रूप में। इस पर ग्रेटा थनबर्ग का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं, मानवता के लिए निकले हैं। गाजा के लोगों को जरूरत है राहत की, न कि हमलों की। गाजा पट्टी पर जा रही सबसे बड़ी मानवीय कारवां ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की मदद और सुरक्षा के लिए तुर्की ने भी अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया है, जिससे पूरे जहाजों के इस कारवां की निगरानी की जाएगी। इससे पहले इटली और स्पेन ने भी अपनी जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं। इन देशों का सिर्फ एक ही मकसद है कि गाजा तक मदद पहुंचाई जा सके। गाजा इस समय भीषण मानवीय संकट से जूझ रहा है। न दवाइयां हैं, न ही बिजली और न ही सुरक्षित पानी। ऐसे में फ्लोटिला पीड़ितों के लिए उम्मीद बनकर निकली है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह मिशन अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चपेट में आ जाएगा? मानवता और राजनीति के बीच फंसी यह फ्लोटिला पूरी दुनिया की निगाहों में है। अब देखना यही होगा, ये काफिला गाजा तक पहुंचता है या किसी और टकराव की शुरुआत होती है, क्योंकि तमाम देश जैसे कि इटली, स्पेन और अब तुर्की इस फ्लोटिला के सपोर्ट में खड़े हैं, इसे सुरक्षा दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इजराइल को मिर्ची जरूर लगी हुई होगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था। अब तक की खबरों के मुताबिक हूती वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है, यानी कि बाहर से हथियार मंगाने के बजाय खुद मजबूत होकर हथियार बनाना शुरू करो। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन्स बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं।
इजरायली खुफिया एजेंसियों को ये भी अंदेशा है कि हूती भी हमास की तरफ बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था। इस योजना को तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड कहा जा रहा है, जिसमें हूती स्थानीय मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हूतियों की ये ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण है। इसके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का समर्थन भी है, जिससे ये हथियार और ज्यादा सटीक और खतरनाक बन गए हैं। हालांकि इसी बीच इजराइल ने खतरे को देखते हुए यमन पर खुफिया जानकारी जुटाने वाले एक नए टास्क फोर्स बनाए हैं। उनकी कोशिश है कि हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर्स का नक्शा तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते खत्म किया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हूती हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं, जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होंगे। कुल मिलाकर हूतियों की रणनीति और उनकी सटीक मिसाइल क्षमताएं दिखाती हैं कि यमन के विद्रोही अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इजराइल की ये चुनौती केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे रक्षा ढांचे की भी परीक्षा है। दुनिया भर में जंग, हिंसा और नरसंहार के असली जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश ही माने जाते हैं, लेकिन यही ताकतवर मुल्क अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। ईरान की जनता ने 1979 में अमेरिका की देखरेख में काम करने वाली शाह पहलवी को उखाड़ फेंका था। तभी से पश्चिमी देश लगातार ईरान पर दोबारा काबिज होने की साजिशें बुनते रहते हैं। कभी परमाणु हथियारों का इल्जाम तो कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि एक दौर में ईरान मानवीय संकट की कगार तक पहुंच गया था। और अब एक बार फिर कोशिश हुई है ईरान को दबाने की। उसकी दुखती नस अमेरिका जानता है, जो कि है परमाणु प्रतिबंध, और बदले में वो चाहता है ईरान से सारा यूरेनियम। लेकिन 27 सितंबर शनिवार को ईरान ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पुराने परमाणु प्रतिबंध दोबारा लागू करने की कोशिशों का करारा जवाब देते हुए ईरान ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में तैनात अपने एम्बेसडर को तुरंत वापस बुला लिया। यह कदम साफ इशारा करता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच कूटनीतिक टकराव और तेज हो सकते हैं। दरअसल पिछले महीने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन संयुक्त रूप से E3 के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने UNSC को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत अपने वादे का पालन नहीं किया है। तीनों देशों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करने और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करने के कारण हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर जोर दिया है।